तो दुनिया के सामने भीख मांगने वाले पाकिस्तान ने भारत को कोरी धमकी देकर अपना मजाक बना लिया। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भारत को पाकिस्तान और चीन से संबंध सुधारने की सलाह दी। उन्होंने परमाणु बम की धमकी भी दे डाली। बासित ने यह बयान पीओके का जिक्र करते हुए दिया और भारत को गीदड़ भभकी दी। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, उसके पास न सेना को खिलाने के लिए पैसे हैं न आम जनता को। इसके बावजूद वो हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि एक इंटरव्यू में भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भारत को पाकिस्तान और चीन से संबंध सुधारने की सलाह दी और पीओके का जिक्र किया। वो ये तक बोल गए कि भारत आजकल पीओके पर बड़े ही साहसी बयान दे रहा है, लेकिन उसे ये जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान जवाब देना जानता है। मतलब अब्दुल बासित ने खुद ही अपने देश का मजाक बनवा दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत की सेना के आगे उनकी सेना कहीं नहीं टिकती। लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे बेसिर पैर का यह बयान दिया। यही नहीं, उन्होंने परमाणु हथियारों की धमकी भी दे डाली, यानी वो हथियार जिन्हें कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान के नामचीन लोग बेचने की सलाह दे रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि परमाणु हथियार बेचकर पाकिस्तान की जेब में कुछ पैसे आ जाएंगे। ये खबर पूरी दुनिया में चली, सबने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की नीलामी की खबर देखी। लेकिन अब्दुल बासित ने भारत को पीओके में परमाणु हथियार तैनात करने की धमकी दे डाली और अपने बयान से पाकिस्तान की हंसी उड़वा दी। इधर दिन भर चले उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर बंद हुए और जिस उछाल पर एक दिन पहले बाजार बंद हुआ था, वो सुबह कारोबार शुरू होते वक्त देखने को नहीं मिला। शेयर बाजार में पूरे दिन उतार चढ़ाव का दौर चलता रहा। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स 40 अंक गिरकर 57,613 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 34 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 16,951 पर बंद हुआ। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों ने रूस को हथियारों में लगने वाली चिप दी। दावा किया गया कि इन कंपनियों ने रूस से सीक्रेट डील की, जबकि यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका और रूस के रास्ते अलग हो चुके हैं। मौजूदा हालात में किया गया ये नया दावा सारे समीकरण को उलट-पुलट कर सकता है, क्योंकि बाइडेन की नाक के नीचे से सारा गड़बड़ झाला हुआ और उन्हें खबर भी नहीं लगी। रूस को अमेरिका में बनी चिप मिलने का दावा अमेरिका के ही बिजनेस चैनल ब्लूमबर्ग ने किया, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। क्योंकि रूस जिन हथियारों से यूक्रेन में खूनी खेल खेल रहा है, उनमें लगी चिप अमेरिका में बनी है। आसान शब्दों में कहें तो यूक्रेन में चल रहे मौत के खेल में अमेरिका का भी हाथ है, क्योंकि रूस के आधुनिक हथियारों में लगने वाली चिप अमेरिकी कंपनियों ने दी, जिसके बाद अमेरिकी प्रशासन पर उंगली उठ गई। इस मामले में यूक्रेन भी गुस्से में नजर आया, क्योंकि उसने खुलकर अमेरिका की उन कंपनियों का नाम लिया जिन पर रूस को चिप सप्लाई करने का आरोप लगा। हालांकि जांच में पता चला कि इन कंपनियों ने रूस से सीधी डील नहीं की थी और दूसरे देशों में बैठे बिचौलियों के जरिए रूस तक चिप पहुंची। लेकिन इस नए दावे ने यूक्रेन को गुस्सा दिला दिया, क्योंकि उसने खुलकर अमेरिका की इंटेल, क्वालकॉम और ब्रॉडकॉम जैसी कंपनियों का नाम लिया और आरोप लगाया कि चिप बनाने वाली इन तीनों अमेरिकी कंपनियों ने रूस से डील की। यूक्रेन ने मांग की कि अमेरिकी कंपनियां रूस के गुनाह सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को सपोर्ट करने वाली चिप बनाना बंद कर दें, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसी चिप बनाना जारी रखा तो वो किसी न किसी तरह रूस पहुंच जाएंगे। हालांकि अमेरिका की तीनों कंपनियों ने यूक्रेन के आरोप को खारिज कर दिया और यह साफ कर दिया कि वो सही तरीके से काम कर रही हैं और इसीलिए उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हालांकि अमेरिका की सरकार ने इस मामले की जांच की, जिसमें रूस के साइबेरिया के गवर्नर के बेटे और रूस के बिजनेसमैन अर्चुम उसिस का नाम आया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि उसिस ने यूरोप और एशिया में छोटी छोटी शेल कंपनियां बनाई और फिर कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क से चिप खरीदी, जिसके बाद उन्हें रूस भेज दिया गया। और इसी आरोप में अर्चुम उसिस को पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया और फिलहाल वो इटली के मिलान में नजरबंद है। वैसे अमेरिका उसिस के प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटा है, लेकिन उसिस नहीं चाहते कि उनका प्रत्यर्पण हो, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका में उनसे बुरा व्यवहार किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका चिप मामले की जांच के लिए उसिस का प्रत्यर्पण करने की कोशिश में जुटा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ये मामला फैलता जा रहा है। क्योंकि ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि चिप स्मगलिंग के मामले में तुर्की, बेलारूस, कजाकिस्तान, चीन और यूएई ने बड़ी भूमिका निभाई। चीन की कई कंपनियां तो इस डील को सफल बनाने के लिए खुद बिचौलिया बन गई, क्योंकि अमेरिका से तुर्की और चीन की कंपनियों ने चिप खरीदी और फिर उन्हें यूएई भेज दिया और वहां से चिप रूस पहुंच गई, जिससे यह पता चलना मुश्किल हो गया कि चिप आई कहां से और गई कहां। लेकिन अमेरिका ने दावा किया कि उसने इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड को ढूंढ लिया है और वो कोई और नहीं बल्कि 40 साल के अर्चुम उसिस हैं। यानी यूक्रेन की बर्बादी का सामान रूस को अमेरिका की कंपनियों ने दिया, जिसमें कई ऐसे देश भी शामिल हुए जो किसी न किसी तरह से रूस का साथ दे रहे हैं। इधर केंद्र सरकार ने नकली और खराब क्वालिटी की दवा बनाने वाली कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की और 18 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए। साथ ही उन कंपनियों में दवाइयों के उत्पादन पर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि ऐसी कुल 18 कंपनियों की दवा या तो नकली पाई गई या फिर उनकी क्वालिटी खराब थी। करीब 15 दिनों से 20 राज्यों में चलाए जा रहे अभियान के तहत 76 दवा कंपनियों की जांच की गई। 18 कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने के साथ ही 26 दवा कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। उधर खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत के पलटवार से सहमे चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास ताकतवर रेडार तैनात कर दिए।
ताकि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों पर नजर रखी जा सके। क्योंकि पिछले साल दिसंबर में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई झड़प के बाद चीन ये जान चुका है कि उसकी सेना भारत के जवानों के आगे टिक नहीं पाएगी। एलएसी पर हुए उस संघर्ष के बाद वायुसेना ने वहां एक सैन्य अभ्यास भी किया था, जिससे चीन के होश उड़ गए थे। इसी वजह से चीन ने एलएसी पर अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की और उसने भारतीय वायुसेना पर नजर रखने के लिए एलएसी के पास एक रेडार स्टेशन शुरू किया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक उस स्टेशन में चीन ने रेडोम रेडार लगाया है, जो हर मौसम में पूरी ताकत से काम कर सकता है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि 2 साल पहले चीन लद्दाख में भी एलएसी के पास ये रेडार तैनात कर चुका है। इस बीच मध्य प्रदेश के मंडला में दिल दहला देने वाला एक हादसा हुआ, जब सड़क पर चलते एक ट्रक का अचानक ब्रेक फेल हो गया, फिर तो वो मौत बनकर दौड़ने लगा और दर्जनों गाड़ियों को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। सड़क किनारे जितनी भी गाड़ियां खड़ी थीं, सबको टक्कर मारते हुए और घसीटते हुए ट्रक करीब आधा किलोमीटर तक चलता रहा। टक्कर के बाद सेना की एक गाड़ी उछलते हुए डिवाइडर पर जा गिरी। इसके अलावा ट्रक ने करीब 25 से 30 ऑटो और मोटरसाइकिल को रौंद दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 15-20 लोगों को बहुत ज्यादा चोट आई है और फिर मैं बेहोश हो गया था। मेरे ट्रक लकड़ी लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मंडला शहर जा रहा था, जिसके ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने करीब 2 घंटे तक हाईवे को बंद कर दिया। प्रशासन के काफी समझाने के बाद मामला शांत हो सका। उधर जर्मनी में बढ़ती महंगाई पर ऐसा बवाल हुआ कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 3 दशक की सबसे बड़ी हड़ताल हो गई। वहां उड़ानों, ट्रेनों और बसों पर ब्रेक लग गया। जर्मनी की 2 बड़ी यूनियनों का कहना है कि कर्मचारियों का वेतन 10.5 से 12% तक बढ़ाया जाए। अपनी इसी मांग को मनवाने के लिए उससे जुड़े 3 लाख कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर चले गए। और जर्मनी का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ठप हो गया। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टेशन सब वीरान दिखे। सामने आई एक तस्वीर में एक एयरपोर्ट तो एकदम भूतहा नजर आया। एक भी इंसान वहां नहीं दिखा, न यात्री वहां थे और न कर्मचारी। और होते भी क्यों, सभी उड़ानें तो रद्द थी। वहीं एक दूसरे एयरपोर्ट पर हड़ताल करने वाली यूनियन से जुड़े कर्मचारी झंडे लेकर सीटी बजाते दिखे। रेलवे स्टेशनों का हाल भी एयरपोर्टों जैसा दिखा। ट्रेन पकड़ने पहुंचे लोग हड़ताल खत्म होने के इंतजार में स्टेशन पर ही सोते नजर आए। इधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर बम होने की फर्जी सूचना देने वाले को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोप है कि उसने नागपुर पुलिस के कंट्रोल रूम में रात 2 बजे फोन किया था और सूचना दी थी कि देवेंद्र फडणवीस के नागपुर वाले घर के बाहर बम है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस वहां तलाशी के लिए पहुंची, लेकिन जांच पड़ताल के दौरान बम की सूचना गलत निकली। उसके बाद पुलिस ने कॉल करने वाले का पता लगाकर उसे पकड़ लिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस और ईरान के बीच खतरनाक डील हुई है, जिसके तहत रूस ईरान को साइबर हथियार दे रहा है। यानी रूस ने ईरान को ऐसा सॉफ्टवेयर दिया जो इंटरनेट की स्पीड कम कर सकता है, लोगों का फोन हैक कर सकता है और विरोधियों का डेटा चुरा सकता है। मतलब रूस ईरान को नए जमाने की जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार दे रहा है, जो किसी मिसाइल या बम की तरह ही खतरनाक है और एक वक्त में एक पूरे इलाके को ठप कर सकते हैं। फर्क बस इतना होगा कि इस हथियार से हमला होने पर ना धुआं उठेगा और ना धमाका होगा, क्योंकि रूस ईरान को साइबर हथियार दे रहा है, जिसके लिए दोनों देश 2 साल पहले ही डील कर चुके हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यह डील रूस ने ईरान के आत्मघाती ड्रोन के बदले की और उसकी टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी प्रोचई लिमिटेड ने ईरान की टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी आरियानटेल को इंटरनेट सेंसरशिप सॉफ्टवेयर देने शुरू कर दिए, जिसके जरिए यह तय किया जा सकता है कि लोग क्या देखेंगे और क्या नहीं। और इसी तरह के सॉफ्टवेयर को साइबर हथियार बोला जाता है, जिनकी मदद से साइबर युद्ध तक हो सकता है, जिसमें कोई देश दूसरे देश का जरूरी डेटा चुरा सकता है, इंटरनेट के जरिए गलत अफवाह फैला सकता है और दुश्मन देश के दिमाग से खेल सकता है। पश्चिमी मीडिया ने रूस और ईरान पर इसी तरह की हरकत करने का आरोप लगाया, क्योंकि अटकलें हैं कि रूस की टेलीकॉम कंपनी प्रोचई लिमिटेड का सीधा कनेक्शन वहां की सेना से। ये तक दावा किया गया कि रूस से मिले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ईरान की सरकार ने हिजाब आंदोलन को कुचलने के लिए किया था और उन सभी इलाकों में इंटरनेट की स्पीड स्लो करवा दी जहां आंदोलन उग्र हो रहा था, क्योंकि ऐसा होते ही वीडियो या फिर जानकारी शेयर करना मुश्किल हो गया। यानी रूस से मिले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हिजाब आंदोलन को खत्म करने के लिए किया गया। वैसे ईरान 2009 से ही साइबर हथियार बनाने में जुटा हुआ है।